जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम और हिंदी में आज का जो हमारा शीर्षक रहने वाला है वो है विराम चिन्ह। हम समझेंगे विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, इनके निशान क्या हैं, यानी कि चिन्ह किस तरह से होते हैं कि इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं और वाक्य में इनका प्रयोग कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम बड़े आसानी से समझेंगे। देखिए, जितने भी विराम चिन्ह हैं, आपने 5, 6 या 10, 12 इतने विराम चिन्ह आपने शायद पढ़े होंगे। आज की वीडियो में हम लगभग 25 विराम चिन्ह के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि इस वीडियो के सिवा आपको विराम चिन्ह शायद दोबारा ना पढ़ने पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है संपूर्ण विराम चिन्ह और इससे बाहर कुछ नहीं। हाँ, ये इसीलिए लिखा है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से कर लेते हैं, तो विराम चिन्ह के लिए निश्चित ही आपकी कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा, मगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए, पहले समझिए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते किसे हैं? देखिए, जब वाक्य में आप इसमें लिख सकते हैं परिभाषा में, विराम का अर्थ रुकना, ठहरना, आराम आदि। ये क्या है? ये विराम के अर्थ हैं। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या आराम। और चिन्ह का मतलब क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह का अर्थ होता है निशान या प्रतीक या संकेत। ये देखिए, विराम का मतलब हुआ रुकना, ठहरना, आराम। और जबकि चिन्ह का मतलब क्या हुआ? संकेत, निशान या प्रतीक। तो ये सारे इसके अर्थ हो गए, रुकना या ठहरना। अब इसकी परिभाषा में आप इस तरह से लिख सकते हैं। परिभाषा, जब वाक्य में रुकना अथवा बात में परिवर्तन परिवर्तन लाना हो या सुंदरता सुंदरता लानी हो, तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए, ये तो एक इसकी छोटी सी परिभाषा होगी। यानी कि विराम का मतलब अर्थ होता है रुकना या ठहरना या कुछ देर के लिए आराम करना, जबकि चिन्ह का मतलब होता है संकेत या निशान। अब दोनों शब्दों को मिला के एक छोटी सी परिभाषा ये बनी कि जब वाक्य में हमें रुकना होता है, अपनी बात को स्पष्ट कहना होता है या बात का अर्थ समझाना होता है,
है ना? या बात में सुंदरता लानी होती है, तो और या परिवर्तन लाना होता है किसी बात में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का। अब जैसे लिखिए, देखिए, जैसे रोको मत जाने दो। दूसरा है, यहाँ पे लिखो, रोको 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 मत जाने दो। देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जब वाक्य को हमने यहाँ पे एक चिन्ह लगाया जिसे हम अल्पविराम कहते हैं, रोको मत के बाद, यानी कि हमें यहाँ यहाँ रुके हम, रोको मत जाने दो। और यहाँ पे हमने यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया, रोको मत जाने दो। एक तरफ ये था, एक तरफ ये था, और इधर रोको मत एक तरफ है और जाने दो एक तरफ है। अब अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे रोको मत, यानी कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को रोको मत, जाने दो, यानी कि जाने के लिए संकेत कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रोको, और फिर हमने अल्पविराम लगाया, रोको मत जाने दो, तो यानी कि यहाँ पे हम किसी को रोकने के लिए कह रहे हैं और जाने के लिए नहीं कह रहे। ठीक है, तो एक ही चिन्ह से हमारा क्या हो गया? अर्थ में परिवर्तन आ गया, है ना? दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया और बात हमारी स्पष्ट हो गई। अब ये तो हो गई विराम चिन्ह की बात। अब इसके कितने सारे भेद होंगे, हम सारे भेदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे एक एक करके। देखिए, देखिए, पहला है अल्प विराम, जो कि आप देख रहे हैं अल्प विराम का जो साइन ये वाला होता है, अल्प विराम का। और अल्प विराम को किस में लगाते हैं? जैसे हमने कोई वाक्य कहते हैं, जैसे हमने बोला, रोहन सोहन तथा रवि बाजार गए। देखिए, यहाँ पे जो आया, यानी कि दो साधारण लोग थे, दो थे या दो से अधिक थे, है ना? तो यहाँ पे हमने जो ये यूज किया ना, रोहन सोहन, तो यहाँ पे अल्पविराम आया। और कैसे हो सकता है? मैं बाजार बाजार गया और वहां से वहां से आलू, गोभी, टमाटर लाया, आदि लाया। देखिए, यहाँ पे हमने इन सब के बीच में क्या लगाया? अल्प विराम। यानी कि साधारण शब्दों को हम जब लगातार बोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो यही अल्प विराम था। समझ गए? इसमें सिर्फ आपको जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि इनके चिन्ह क्या होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस चिन्ह का, जो दिख रहा है आपको, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसके वाक्य क्या हो सकता है? आपके लिए एक वाक्य दे देगा जैसे ये है, और आपसे पूछेगा इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर आपने पढ़ा है, आपने ध्यान दिया है, तो आप ये बता देंगे कि ये अल्पविराम है। आप नाम भी देख लें और चिन्ह भी देख लें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अर्धविराम, देखिए, अर्धविराम का मतलब होता है, अर्ध मतलब आधा और विराम का मतलब रुकना। जैसे, जहाँ आधा रुका जाए, जहाँ आधा रुका जाए, जैसे, जैसे
महात्मा गांधी ने कहा। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ पे हम हल्का सा रुके, जो थोड़ा सा रुके हैं, यानी इसे क्या कहेंगे, अर्ध विराम, यानी हमने आधा विराम लिया। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा वो आगे बताएंगे, पहले यहाँ पे अब रुके इसलिए हमने अर्ध विराम लगा दिया। सदा, सॉरी, सदा सत्य बोलो। समझ गए? महात्मा गांधी ने कहा, रुके यहाँ पे थोड़ा सा, सदा सत्य बोलो, है ना? दो वाक्यों के बीच में इसे यूज करते हैं। और देख लेंगे उदाहरण इसके। उसने कहा, उसने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा रुके तो हमारा अर्धविराम आ गया। मैं कल नहीं आऊंगा। ठीक है, उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा। तो ये क्या चिन्ह लगाया हमने, अर्धविराम का। तो आप समझ गए होंगे, जहां पे हम आधा विराम करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, उसी को कहते हैं अर्धविराम। नेक्स्ट समझिए। अब नंबर 3 है उपविराम या अपूर्ण विराम। ये उपविराम या अपूर्ण विराम कहाँ पे आएगा, जब जब वाक्य में शीर्षक, जब वाक्य में शीर्षक के लिए कुछ देर ठहरना, या ऐसे लिखो, जब वाक्य में शीर्षक के लिए अलग दिखाया जाए। एक सेकेंड। अलग दिखाया जाए तो वहाँ उपविराम या अपूर्ण विराम होता है। जैसे, जैसे गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा। और आगे क्या लिखेंगे, अपराध एक सामाजिक कलंक। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें प्रयोग कर रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, उप विराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। अब बात आती है पूर्ण विराम की। जैसा कि शब्द से ही पता है, पूर्ण मतलब पूरा और विराम मतलब कि रुकना। जब पूरी तरह से हम रुक जाएंगे अपनी बात कह के, जब हमारी बात पूरी हो जाती है, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। लिखिए, जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो लिखते समय लिखते समय पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं।
करते हैं। जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का। जैसे जैसे मैं कल बाजार गया था, गया था। देखिए, यहाँ लग गया पूर्ण विराम। यानी कि हमारी बात जो है वो पूरी हो गई। हमने अपनी बात कह दी और जब बात पूरी हो जाती है तो पूर्ण विराम लग जाता है। ठीक है? इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। ठीक है? आगे समझिए। वह पढ़ता नहीं है। यहाँ पे पूर्ण विराम। बात अपनी खत्म हो गई और जब बात खत्म हो जाती है तो वहाँ पे पूर्ण विराम होता है। ये जो दिख रहा है आपके लिए पूर्ण विराम का चिन्ह जो है ये है। ठीक है? ये इसी को हम कहते हैं पूर्ण विराम। आगे देखिए, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होता है? योजक चिन्ह समास अथवा सामासिक पद, सामासिक पद, पद या समान पद, पद में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे इसमें, योजक का अर्थ जोड़ना है। जैसे जैसे कैसे होंगे? योजक का काम क्या है? जोड़ना, है ना? योजक दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे माता पिता, इसका मतलब हो गया माता और पिता। जैसे दिन रात। और क्या हो सकते हैं? कानों कान। और आज कल। तो ये सारे के सारे जो बीच में निशान लग रहा है, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला है, और ये, तो इसी को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। समझ में आ गया योजक चिन्ह? नेक्स्ट देखिए, निर्देशित। देखिए, निर्देशित चिन्ह कैसे होता है? एक होता है निर्देशित और एक होता है जिसे हम नोट करके लिखते हैं। देखिए, निर्देशित समझिए। जब कोई व्याख्या की जाए की जाए तो उसकी प्रस्तावना के लिए निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा प्रस्तावना, प्रस्तावना, और ये करके ऐसे बना दी। तो ये क्या है? ये जो आपके लिए दिख रहा है, यही हमारा निर्देशित चिन्ह है। समझ गए?
अब समझिए विवरण चिन्ह। देखिए, विवरण में क्या होता है, जब हम जब अपनी बात को जो अपनी बात को अलग करके दिखाया जाए करके दिखाया जाए तो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा नोट, नोट करके, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह, इसी को क्या कहते हैं हम, विवरण चिन्ह। नोट हमने लिखा है यहाँ पे, यहाँ शराब पीना मना है, मना है। तो यहाँ शराब पीना मना है, हमने कैसे लिखा, नोट करके। और जो ये चिन्ह आया है, इसी को क्या कहते हैं हम, विवरण चिन्ह। ठीक है, ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। या हम लिखें पता, ऐसे करके पता में हमने ये लिख दिया, है ना, कोई भी पता हमने लिख दिया, लेकिन इससे पहले हम क्या लगा रहे हैं, इस चिन्ह को। तो ये चिन्ह क्या कहलाता है, विवरण चिन्ह। समझ गए। अब है लोप चिन्ह। देखिए, लोप चिन्ह को या तो आप 3 स्टार करके भी कर सकते हैं, या यूं करके कर सकते हैं, यूं करके, है ना। जैसे अगर मानो, लिखिए सम परिभाषा में, जब जब हम अपनी बात को दूसरे तक गुप्त रूप से पहुंचाते हैं, अथवा जब किसी को लिखित रूप में गाली देनी हो, परंतु गाली शब्द का प्रयोग भी ना भी ना हो, तो वहाँ लोप चिन्ह का लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम अपनी जब हम अपनी बात को दूसरे तक गुप्त रूप से पहुंचाते हैं, अथवा जब किसी को लिखित रूप में गाली देनी हो। देखिए, आजकल लोग, आपने देखा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब चैट करते हैं किसी से, लेकिन चैट में कुछ शब्द लिख के भेज देते हैं, और वहां पे किसका लगाते हैं साइन, ये ऐसे क्रॉस क्रॉस के साइन लगा देते हैं, तो उस तक मैसेज चला जाता है और पढ़ने वाला समझ जाता है कि उसने क्या बोला है ना।
तो इसी को क्या कहते हैं हम, लोप। या किसी को गाली देनी हो, है ना, लेकिन गाली लिखी हुई ना होनी चाहिए, जैसे कि कैसे, जैसे तुम, और तुम के बाद मैंने लगा दिया यूं करके, तुम हो। अब इस बात का मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, तुम अच्छे हो, तुम होशियार हो, तुम मेहनती हो, है ना, या यहाँ का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, लोप का, जो लोप हो गए, तुम होशियार हो, मेहनती हो, है ना, ईमानदार हो, तेज हो, चालाक हो, या कोई भी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, या किसी को गाली देनी हो सकती है। अगर किसी को गुस्सा दिखाना है तो एक मैसेज करके ऐसे भेज दो, लिखित में ऐसे करते हुए व्हाट्सएप पे ऐसे चैट करके भेज देंगे, आप सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसे गधा कह रहे हो, नालायक कह रहे हो, है ना, वो अपने हिसाब से समझ जाएगा। तो ये किसका चिन्ह हो गया, लोप। समझ गए। अब देखिए लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह क्या होता है, जब हमें जब हमें अपनी बात कम शब्दों में कम शब्दों में कहनी हो, कहनी हो तो तो वर्ण के साथ, वर्ण के साथ के साथ वर्ण के साथ जीरो का प्रयोग करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जीरो का प्रयोग करते हैं, एक जीरो होगी किसी भी वर्ण के साथ में, तो उसी को क्या कहते हैं हम, लाघव चिन्ह, है ना। जैसे जैसे हमने लिखा, ये ड बना दिया, ड क्या एक वर्ण हो गया, और ड के बाद हमने ये लिख दिया, है ना, और यहाँ पे ऐसे क्या बन गया, ये डॉक्टर। पूरा शब्द नहीं लिखा, लेकिन हमने ये जो लगाया जीरो जैसे, इसी को क्या कहते हैं हम, लाघव चिन्ह, है ना। ऐसे ही एम, और यहाँ लगा दी डॉट, एम ए, या हिंदी में भी लिख सकते हैं एम को यूं करके, एम डॉट, और यहाँ पे ए, एम ए, या बी ए, बी और ए। तो ये जो निशान लग रहा है, इसे क्या कहते हैं हम, लाघव चिन्ह, अपनी बात को कम शब्दों में कहने के लिए। क्या, अब आता है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, त्रुटि पद, हंस पद या काक पद या विस्मरण पद। और इसका निशान क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, लेकिन ये पूरा नहीं होता, यूं करके होता है, यूं करके। त्रुटि पद यानी त्रुटि मतलब जो गलती हो जाती है, हंस पद, काक पद, काक कहते हैं कोए को, या विस्मरण, जो विस्मरण हमें बाद में ध्यान आता है। जैसे जब हमसे जब हमसे कुछ लिखते समय लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उसे सुधारने के लिए हंस पद अथवा त्रुटि पद का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने कोई अपनी बात बोली या हमने कोई बात लिखी, लेकिन लिखते समय हमसे कोई शब्द छूट गया, और उस शब्द को सुधार करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हम
जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? काकपद, हंसपद या त्रुटिपद या विस्मरण चिन्ह। जैसे जैसे राजा दशरथ के 4 4 थे। देखिए, हमने लिखा राजा दशरथ के 4 थे, यानी कि कुछ हमसे छूट गया, पुत्र छूट गया हमसे, है ना? यहाँ पे क्या आना चाहिए था? पुत्र। तो हम यहाँ पे यूँ करके लगाएँगे इस चिन्ह को, इस तरह से, है ना? और यहाँ पे क्या लिख देंगे? पुत्र। समझ गए? तो जो छूट जाता है वहाँ चिन्ह लगाते हैं, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो अब ये शब्द जो है पूरा बन गया, बीच में चिन्ह को लगा के, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, 1 सेकंड, क्या हो गया? 1 सेकंड रुकिए। देखिए, अब नेक्स्ट आता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकेरा और दुकेरा। लिख लीजिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? एकेरा, एकहरा और दूसरा है दुकरा। दुकरा या इसे क्या कहते हैं? दुखहरा। एकेरा में क्या होता है? ये चिन्ह लगेगा 1, है ना? और दुकेरा में क्या होता है? डबल-डबल लग जाते हैं, यानी कि 2-2, ये करके। अब ये कहाँ पे प्रयोग होता है? इकेरा कहाँ पे होगा? जब हमें यहाँ पे देखिए, बल्कि यहीं पे समझिए। इकेरा यहाँ पे होगा प्रयोग जब किसी की पुस्तक का नाम हो या किसी का नाम हो, जैसे कि मानो हमने क्या कहना है? गोदान। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो हम यहाँ पे ये साइन लगा देंगे, एक चिन्ह, है ना? और लेकिन दुकेरा कहाँ लगाएंगे? जब हमें किसी की बात, किसी का नारा हो, किसी ने कोई बात कही हो, किसी की कोई उक्ति हो, जैसे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ये क्या है? नारा है। तो नारा क्या किसने? सुभाष चंद्र के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1943 में, आपको अगर याद हो तो। तो ये नारा दिया गया था किसी के द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब किसी के द्वारा कोई नारा दिया जाता है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं हम? दुकेरा। समझ में आ गया? और यहाँ पे कोई पुस्तक का नाम हो, तो यहाँ पे केरा। ऐसे क्या हो सकता है? महात्मा गांधी ने कहा, कहा और कदहा का अव्यय कहा, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो ये उन्होंने कहा है, उनके द्वारा ये वाक्य दिया गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे हम दुकेरा चिन्ह करेंगे, ये करके। समझ में आ गया? किसी के द्वारा कोई बात कही हो, कोई नारा दिया गया हो, तो वहाँ पे हम दुकेरा, जबकि किसी बुक वगैरह, किसी पुस्तक के लिए इकेरा का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है तुल्यता। तुल्यता का मतलब होता है तुलना, यानी कि समानता दिखाना, है ना? जैसे कि वसुंधरा, वसुंधरा। और यहाँ पे हम कर दें पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है? और
यानी कि वसुंधरा और पृथ्वी एक ही बात है। मयंक, मयंक को बराबर कर दें चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बराबर का निशान लगा दिया हमने इसमें, यानी कि चंद्रमा और मयंक एक ही बात है, वसुंधरा और पृथ्वी एक ही बात है, दोनों के बीच तुलना की जा रही है। ठीक है, बराबर है। आगे समझिए। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक के भी दो प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक होता है ये, और ये बड़ा कोष्टक होता है ना। जब हमें कोई बात कहनी होती है और बात को स्पष्ट करने के लिए, देखिए लिख सकते हैं, बात को स्पष्ट करने के लिए, करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, वह रोहन अच्छा छात्र है। देखिए हमने लिखा था वह कौन, अपनी बात को हमने किस में स्पष्ट कर दिया, रोहन लिख दिया आगे ब्रैकेट में, यानी कि आप समझ गए कि वह जो है रोहन की बात हो रही है। समझ गए, तो ये होता है कोष्टक का प्रयोग। आगे चलिए। आवृत्ति या पुनरावृत्ति। आवृत्ति का मतलब जब कोई शब्द बार बार आता है, या पुनरावृत्ति यानी दोबारा आता है, तो उसे हम रोकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अपना समय बचाने के लिए, समय की बचत के लिए। लिखिए, समय की बचत अथवा बार बार लिखने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति का, आवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे बार बार बदलेंगे, जैसा कि देखिए, आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब लिखें आचार्य, यहाँ पे महावीर प्रसाद की जगह हम नहीं लगा दिए, द्विवेदी की जगह लगा दिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि जो जैसा का तैसा होता है, ज्यों कहते हो, हम उसे लिखने से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका। और इसी को क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति या आवृत्ति चिन्ह। समझ गए। अब देखिए, ये क्या होता है, नुक्ता चिन्ह, आगत। कितने नाम है इसके, नुक्ता चिन्ह, आगत, बिंदु, आगत चिन्ह या बिंदु तल, ग्रहित चिन्ह, और इसका साइन ये होता है। अब ये किन में प्रयोग होता है ज्यादातर, उर्दू अरबी के जो शब्द हैं, जैसे कि कै, है, गे और जय और फै, इन ज्यादातर इन पांचों में ही ये प्रयोग होता है। जैसे कि कैसे, कमीना। अब यहाँ पे एक निशान लगेगा कै के नीचे यूं, और इसी निशान को क्या कहते हैं हम, आगत, बिंदु, बिंदु तल, ग्रहित, है ना। यहाँ पे लग जाएगा, या कि इसके नीचे इसके इसके इसके। और क्या शब्द बन सकते हैं, गजल। अब देखिए ग में भी क्या लगेगा, ये, और जय में भी, जय आया ना। तो ये जो निशान देख रहे हैं आप, इसी को कहते हैं नुक्ता आगत, है ना। नेक्स्ट देखिए विसर्ग। 16वां है विसर्ग चिन्ह, और विसर्ग के लिए दो डॉट लगा देते हैं। विसर्ग कहाँ पे प्रयोग होता है, जैसे कि प्रातः और प्रातः हो गया, और आगे की और भी सारे शब्द हैं, है ना। इनमें हम विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, और विसर्ग क्या संस्कृत का है, प्रातः और
एक कलंक। ये जो है ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, इसी को हम विसर्ग कहते हैं। समझ गए? अब अनुस्वार, अनुस्वार में क्या आएगा? एक रेखा आएगी, रेखा के ऊपर ही आएगा अनुस्वार। जैसे कि पंकज, ये आ गया अनुस्वार। इसके ये लगा पंकज, और मयंक, ये जो लग रहा है इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, हलंत। देखिए हलंत का प्रयोग कब करते हैं? मैंने आपको संधि का जब टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हलंत का प्रयोग किसी भी व्यंजन में हम तब करते हैं जब हम उसे व्यंजन रहित दिखाते हैं। रहित का मतलब व्यंजन के बिना दिखाते हैं। जैसे कि पाठ है। अब देखिए यहाँ ठे के नीचे हलंत लगा दिया। ये जो दिख रहा है, इसी को हलंत कहते हैं, पाठ है। और गद्य, ये लगा दिया, ये क्या है? यही हलंत है। समझ गए? तो ये क्या है? हलंत। नेक्स्ट देखिए, अर्धचंद्र बिंदु। देखिए अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र कैसा हो? ये वाला किसमें आएगा? जैसे कि आंख, और चांद, ये आ गया, गांव। तो ये सारे के सारे क्या है? चंद्र जैसे बनने हैं, और इसीलिए इसे अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्धचंद्र बिंदु हो गया, और ये हो गया अर्ध। ये अर्धचंद्र नहीं है, गलत। अर्ध बिंदु कहते हैं इसे। वो था अर्धचंद्र बिंदु, और ये है अर्ध बिंदु। ये, और ये कहाँ पे प्रयोग होता है ज्यादातर? यह है अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होता है, होता है। जैसे, जैसे हमने लिखा ऑफिस, ओ के बाद ये बना दिया, और क्या बन गया? ऑफिस, है ना? हमने लिखा कॉलेज, कॉलेज के बाद ये लगा दिया, और यूं करके कॉलेज। तो ये जो है, ये जो निशान बनना है, इसी को क्या कहते हैं? अर्ध बिंदु, है ना? या फिर और भी शब्द हैं, हाफ, हाफ। ये सारे के सारे क्या हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, और जिसका निशान तो हर कोई जानता ही होगा लगभग। जब हम प्रश्न करते हैं, जैसे कि कब, कब के बाद जैसे ये आ गया, कौन, कौन, ये चिन्ह लगेगा। क्या, है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह में ये लगता है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, संबोधन चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि ये है, इस किस में लगता है? जब हर्ष की बात हो, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष या गिलानी, या संबोधन की बात हो, या आश्चर्य की बात हो, तो इन सब में क्या लगेगा? ये संबोधन चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। सबके लास्ट में क्या आ जाएगा? ऐसे करके यूं, है ना? यूं आ जाएगा, एक डंडा खींचेगा, बाकी ये। इसी को क्या कहते हैं हम? संबोधन। या किसी को संबोधन करें, हे राम, मानी हमें करना हे राम, हे राम, तो क्या आ जाएगा चिन्ह? यही आ जाएगा, यूं करके। अब देखिए रेखांकित चिन्ह, जब शब्द में हम किसी एक शब्द पे जोड़ बल देते हैं, जब वाक्य में किसी एक शब्द पर बल
दिया जाए तो वहाँ रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखांकित कौन सा होता है, यूं करके हो जाएगा, ये आगे बड़ा सा खिंच जाएगा, है ना। जैसे हमने लिखना है भारत भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली है। देखिए, अब हमने यहाँ पे अगर इसको अंडरलाइन कर दें तो ये क्या हो गया, यानी कि रेखांकित। इसी को कहते हैं रेखांकित चिन्ह। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान या रिक्त स्थान चिन्ह। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और वाक्य में कोई जगह छोड़ देते हैं, जब वाक्य में कोई या कुछ कुछ शब्द की जगह छोड़ देते हैं, कुछ शब्द की जगह छोड़ देते हैं देते हैं, तो वहाँ रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता। जैसे जैसे तुम वे डॉट सब आज वहाँ जाओगे जाओगे। तो ये जो डॉट डॉट, ये ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु छोड़ दिए, यहाँ पे क्या है, कोई शब्द आएगा, तुम वे और तुम वे और वो सब। तो यहाँ खाली जगह छोड़ दी, इसे कहते हैं रिक्त स्थान। अब देखिए, इसे कहते हैं इति श्री। ये गलत लिख रहा है, इति श्री। इति श्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह। जब हमारी पूरी बात समाप्त हो जाती है, मानो हमने कोई पाठ किया या फिर हमने कोई कथा की, है ना, या कोई और बात होती है, तो जब वो बात की समाप्ति हो जाती है तब हम वहाँ पे एक चिन्ह लगाते हैं और उससे हम क्या कहते हैं, इतिश्री। जैसे कि आज का हमारा ये टॉपिक था। अब आज का हमारे ये जितने भी हमने क्या पढ़े हैं, जितने चिन्ह पढ़ लिए, विराम चिन्ह पढ़ लिए, ये सारे के सारे विराम चिन्ह हमारे खत्म हो गए। और इन विराम चिन्ह के बाद जब मुझे अपनी बात खत्म करनी होगी तो हम एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे या तो मैं यूं करूं, एक बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी ये की है, तो ये क्या हो गया, इतिश्री, यानी कि समाप्त। और अगर ये ना करके ये कर दूं, इधर देखिए, एक बड़ी लाइन खींची, फिर डॉट, फिर एक छोटी, फिर एक डॉट, फिर इससे भी छोटी, फिर एक डॉट। ये क्या होते हैं, इतिश्री। ये वाला भी इतिश्री है और ये वाला भी इतिश्री है। इतिश्री का मतलब समाप्त हो गई बात। लेकिन अभी एक सेकंड रुकिए, समाप्त नहीं हुई, टॉपिक समाप्त हो गया, ये बात ठीक है,
लेकिन कुछ और चीज़ देख लीजिए। हाँ, देखिए हमारा ये बैच चल रहा है जिसका नाम है सुरक्षा बैच, आरपीएफ के लिए चल रहा है और आरपीएफ में बड़े अच्छे से हमारी जो फैकल्टी है, बहुत बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोग आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो एक बार हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपके लिए मिल जाएगी। एक बात तो ये थी। अब हाँ, अब टॉपिक हमारा खत्म हो गया और वीडियो कैसी लगी? और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं आपके लिए लगभग 25 प्रकार के विराम चिन्हों की बात करूँगा और मैंने लगभग 25 प्रकार के विराम चिन्ह करा दिए हैं। आपके लिए क्लास कैसी लगी? आप अपना जो है प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसमें हमें बताएँ आपके लिए लाभदायक है या नहीं है और अगर है तो कितना है? इसी तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।